कर्नाटक पर सस्पेंस बरकरार। भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। किसे मिलेगी कुर्सी अब की बार? INC does not mean Indian National Congress, it means I need chair. कर्नाटक के हार पर बीजेपी तैयार। भारतीय जनता पार्टी और हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बदला गेम प्लान, अब नया वार। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पिक्चर अभी बाकी है। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम की तस्वीर अभी साफ हो रही थी कि एक बार फिर से पेच फंस गया है। शपथ ग्रहण की तैयारियां रोक दी गई हैं। बताया जा रहा था कि शपथ ग्रहण कल होने वाला है। दरअसल डीके शिवकुमार अड़ गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने पहला 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अब तस्वीर कुछ इस तरह से फंस गई है कि पिक्चर लगता है 1-2 दिन अभी और चलेगी, क्योंकि अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं डीके शिवकुमार। दिन भर बैठकों का दौर आज जारी रहा है और सीएम को लेकर जो पेच है वो फिर से फंस गया है। शपथ ग्रहण की तैयारियां रुक गई हैं और नए सिरे से अब पूरे मामले पर सोचना होगा, क्योंकि डीके शिवकुमार पहले 2.5 साल की मांग कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के नतीजे आए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला कर नहीं पाई है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सारी बैठकें बेनतीजा साबित हो रही हैं। इस बीच कर्नाटक हार के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी नई रणनीति के तहत ही आने वाले चुनावों में दांव आजमाएगी। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने रणनीति में क्या बदलाव किया है। चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा तो पीएम मोदी ही होंगे, लेकिन क्षेत्रीय दिग्गजों को चुनाव प्रचार में अहमियत मिलेगी। राजस्थान चुनाव, जहां वसुंधरा राजे को तरजीह मिलेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ रमन सिंह पर भरोसा करेगी पार्टी। वहीं तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष जो बंडी संजय है, ई राजेंद्रन है, जी किशन रेड्डी हैं, उनको चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको तरजीह देने की बीजेपी प्लान कर रही है। आने वाले 4 राज्यों के चुनाव, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की बात हम आपको मध्य प्रदेश की बात बता रहे हैं। संगठन में आपसी लड़ाई हो, पार्टी उस पर वक्त रहते लगाम लगाएगी। यूपी चुनाव के 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी फोकस करेगी। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी हर महीने यूपी का दौरा करें, एक दिन वो जाएं। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और वो पार्टी कितनी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, लेकिन इसी के साथ वो 72 पर नंबर 2 पर रही थी। कांग्रेस, उसके खाते में 52 सीटें गई थी और वो 209 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कर्नाटक में कौन होगा मुख्यमंत्री? क्यों हो रही है फैसले में देरी? आने वाले चुनाव के लिए क्या है बीजेपी का गेम प्लान? तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में सस्पेंस की कहानियां लिखने वाले भी कर्नाटक की सीएम रेस में अब ये आगे अब ये पीछे के नाटकीय बदलावों के नोट्स किसी डायरी में लिख लें। ना जाने किस पॉलिटिकल थ्रिलर की स्क्रिप्ट में काम आ जाए। कर्नाटक के कदावर कांग्रेसियों की इस जंग में ताकत, रुतबा और पहुंच पैठ की ऐसी लड़ाई है कि कुर्सी भी सहम गई है कि दोनों इतने अड़ गए हैं, फैसले के बाद भी चारों पांव टिके रहेंगे या नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे इनकार कर रही है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रही है। हमारे यहाँ बस फैसला होने वाला है, लेकिन अब ये एक खुला राज है कि न सिद्धारमैया ही मान रहे हैं और न डीके शिवकुमार। न शेयरिंग का फॉर्मूला वाला दाव चल रहा है, न डेप्यूटी का ऑफर। अभी तो गुलदस्ते के साथ दोनों राहुल गांधी संग फोटो खिंचवा रहे हैं। उनका सोशल मीडिया अजीबोगरीब खबरें चलवा रहा है, तो कृपया करके झूठी खबरों
और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। INC does not mean Indian National Congress. It means I need chair. And because of this I need chair, there is always I need confusion. वैसे तो बीजेपी को अब ये समझना है कि कर्नाटक में न हनुमान जी चले न टीपू सुल्तान। अब 24 की राह में विपक्ष घेर रहा है। इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ, और कई राज्यों में लाइक माइंडेड पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। बीजेपी अब अपना गेम प्लान बदल रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और यूपी के नगर निगम चुनाव के नतीजे एक ही दिन आए। कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो यूपी में नगर निगम चुनाव की सभी 17 सीटें जीतकर बीजेपी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना डाली। कर्नाटक में हार के बाद यूपी की 80 सीटों पर अब बीजेपी अपना फोकस बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर लोगों के बीच जाएंगे। संगठन के अभियानों के लिए जमीन पर उतरेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल करेंगे। यानी अब काम गिनाया जाएगा। चुनाव से पहले यूपी से विकास का संदेश दिया जाएगा। इसमें अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसका उद्घाटन पीएम करेंगे। यूपी ही नहीं, कर्नाटक चुनाव से सबक सीखकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए भी बीजेपी रणनीति में बदलाव करेगी। राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे को तरजीह मिलेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पर भरोसा करेगी पार्टी। वहीं तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, ई राजेंद्रन और जी किशन रेड्डी को चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। संगठन में आपसी लड़ाई पर चुनाव से पहले ही पार्टी लगाम लगाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे चुनावों में प्रोजेक्ट करेगी। जीत के बाद कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कुर्सी की जद्दोजहद है तो बीजेपी की नजर आने वाले चुनावों पर। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कुछ आंकड़े एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि तस्वीर ऐसी क्यों हो रही है। कर्नाटक हार के साइड इफेक्ट्स में बीजेपी का जो गेम प्लान है वो ये है कि राजस्थान में वसुंधरा को अहमियत मिलेगी। हर राज्य में जो वहां का चेहरा था या पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, उसके साथ खुलकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान, इन तमाम चेहरों के साथ वो जाएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 80 यूपी में पूरी ताकत झोंक दी जाएगी मिशन 80 में। और इस मिशन 80 में प्रधानमंत्री लगभग हर महीने वहां जा सकते हैं, कई सारी परियोजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट का भी वहां पर इनॉग्रेशन करना, उद्घाटन करना है। इसी के साथ अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी शुरुआत हो रही है। रणनीति बनाने में जो जनाधार वाले नेता हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनके साथ मिलजुल कर प्लान बनाया जाएगा, क्योंकि ये देखा गया कि राज्य सरकार के खिलाफ जो कर्नाटक में लोगों की नाराजगी थी वो केंद्रीय नेतृत्व भी खत्म नहीं कर पाया। इसीलिए अपने क्षेत्रीय नेताओं को कैसे तरजीह दी जाए, जातीय समीकरण पर काम किया जाए, ये सब कुछ होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नलिन कोहली हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में आए। स्वागत है सर आपका। आनंद दुबे जी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना जो उद्धव गुट है उसके आ रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पहले तो आलोक जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। आजकल अच्छा है सर, आप लोग की गदगद चल रही है, लेकिन आप कितना भी मुस्कुराएंगे उस कश्मकश से कैसे नजर हटाएंगे जो डीके और सिद्धरमैया वाला चल रहा है।
कभी इसको ढाई पहले बना दो, कभी दोस्त को बाद में बना दो, कभी इसको डेप्यूटी बना दो, कभी इसको प्लम मंत्रालय दे दो। लेकिन डीके मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली नहीं छोड़ेंगे जब तक फैसला नहीं होता है उनके पक्ष में। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि सब कयास हैं और कयासों के अलावा कुछ नहीं है। कहीं पर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इतना जरूर है कि दोनों कद्दावर लीडर हैं और दोनों ही अपने लोगों को मंत्रालय भी दिलवाना चाहेंगे और दोनों ही अपने लोगों को एडजस्ट भी करना चाहेंगे। लेकिन किसी भी रूप में जो चीजें छन छन कर बीजेपी के सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, वैसा कुछ नहीं। केवल कयास हैं, अफवाहें हैं और बीजेपी के द्वारा प्लांटेड स्टोरीज। ये अफवाहें हैं आलोक जी, मुझे लगता है काफी हद तक अफवाहें हैं, काफी हद तक नहीं। फिर से सोचिए, और सुरजेवाला साहब जो ये बार बार कह रहे हैं अफवाहें हैं, तो आप लोगों ने अब क्या ब्रेकिंग भी आउटसोर्स कर दिया है क्या? बाकी सोशल मीडिया वगैरह तो सब लोग आउटसोर्स कर ही देते हैं आजकल, अब लगता है आपने ब्रेकिंग न्यूज भी आउटसोर्स कर दिया है। पर हटाइए सर ये सब बातें, कहाँ ये अफवाहों की बात पे आप घुस रहे हैं? अरे डीके मानने को तैयार नहीं है सर, डीके मानने को तैयार नहीं है। या तो मीडिया का होता है या बीजेपी का होता है, हम तो ब्रेकिंग न्यूज देते ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है, आपने अभी एक खबर चलाई कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम का काम रोक दिया गया है। उस मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सूत्रों को पुनः चेक किया जाए। कोई काम नहीं रुका है। मैंने तुरंत मैसेज किया और तुरंत मेरे पास रिप्लाई आया कि नहीं, ऐसा कोई किसी भी रूप में नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद लेबर वैसे भी अपने घर चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि काम रोक दिया गया। कल शाम में शपथ ग्रहण हो रहा है 3:30 बजे। देखिए, मेरे पास पहले भी कोई समय निश्चित नहीं हुआ था। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दें अपने दर्शकों को, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दें आलोक जी अपने दर्शकों को। कितनी अफवाहें, कितना सच, कितना फसाना, सब पता चल जाएगा। ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर गए हैं, जो दावा किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो चुकी है। कुछ ही देर में हम आपको दिखा देंगे, तस्वीरें दिखा दीजिए कम से कम जल्दी से। नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि 5:30 बजे के बाद कोई भी लेबर काम नहीं करती है। ये टाइमलाइन अब समझिए सर। अगर ये अफवाहें, ठीक है मैं आपकी बात मान गई, ये स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। शाम के बाद कह रहे हैं आलोक जी कि काम इसलिए भी रुक जाता है क्योंकि जो स्टाफ वहां पर काम करने के लिए लोग पहुंचते हैं वो अपने अपने घरों को निकल जाते हैं, कामकाज बंद हो जाता है। ये शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां जो कर्नाटक में हो रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए स्टेडियम में वहां पर ट्रैक्टर टेम्पो जो है उससे लाके पूरा सामान सजाया जा रहा है। कुछ ही देर में होर्डिंग्स वगैरह भी लगनी थी, लेकिन आज के लिए काम इसलिए रुक गया है आलोक जी के मुताबिक क्योंकि शाम हो गई है। अब ये टाइमलाइन जरा समझाइए आलोक जी। रुकिए, अरे रुकिए सर, रुकिए ना आलोक जी, रुकिए। ये टाइमलाइन देखिए, ये टाइमलाइन भी सोशल मीडिया की अफवाह है क्या? आप ही बता दीजिएगा। राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे भंवर जितेंद्र सिंह से मिलते हैं, फिर केसी वेणुगोपाल से मिलते हैं, फिर सिद्धरमैया से मुलाकात होती है, फिर डीके से मिलते हैं। इधर दोपहर 12 बजे से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर रणदीप सुरजेवाला मिलते हैं, फिर सुशील कुमार शिंदे मिलते हैं, एमबी पाटिल साहब मिलते हैं, फिर डीके शिव कुमार की मुलाकात दोपहर 2 बजे होती है। ये सब अफवाहें ही है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल बनना है, सीएम के बारे में फैसला है, तो हम लोग आपस में कांग्रेस के लीडर्स नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? तो सीएम की बात तय हो गई है। देखिए, अगर तय हो जाएगी तो सबसे पहले हम अंजना ओम कश्यप जी को आज तक के माध्यम से बताएंगे। अरे छोड़िए सर, कहाँ आप क्यों इतना कयास लगा रहे हैं कि भाई हमारे लीडर्स से तो मिलेंगे? अंजना जी, 40% की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंका है। सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने पे मजबूर किया है और मोदी साहब का जो वो ब्रांड मोदी का गुब्बारा था उसको कर्नाटक की जनता ने फोड़ दिया। अच्छा, तो सिद्धरमैया जी शपथ ले रहे हैं और कौन कौन आएगा? नहीं, देखिए कौन शपथ लेगा, मैंने कहा आज तक को सबसे पहले बताएंगे आप। सिद्धरमैया जी लेंगे, कौन और लेगा, सबसे पहले आज तक को बताएंगे। आप लोग कयास क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, ये पूरा स्टेज जो सेट हो रहा है 42 दिन तक नहीं बना। स्टेज जो सेट हो रहा है इसमें कुछ बता दीजिए। 41 दिन तक नहीं बना था। ये मैं पूछूंगी, अभी पूछूंगी कोहली साहब से, चाहे यूपी हो, असम हो, कई जगहों पर यही हालत उनकी थी, लेकिन वहां पर इतना कोई हिम्मत नहीं दिखाता था कि वो सीधा दिल्ली में आके किसी के साथ बैठ जाए या किसी के खिलाफ बैठ जाए। ये तस्वीरें देखिए और ये बताइए कि क्या इसको ऑपोजिशन की ताकत के तौर पर भी दिखाया जाएगा? क्या कुछ और मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं? क्या ऑपोजिशन की कुछ अन्य पार्टियां भी शपथ ग्रहण के लिए आएंगी आलोक जी? देखिए, बिल्कुल होंगी।
कौन? बाकी सब मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया जाएगा, बाकी सीनियर लीडर्स को भी दिया जाएगा। कौन कौन आएगा मैं उस पर तो मोहर नहीं लगा सकता, जबकि कुछ की कंफर्मेशंस का मुझे पता भी है, लेकिन मैं उस पर मोहर नहीं लगाऊंगा। लेकिन बाकी को जिस तरह से शपथ ग्रहण में सभी नेताओं को और बाकी लोगों को बुलाया जाता है, हम सबको बुलाएंगे। ममता जी को न्योता दिया है आपने? नहीं, अभी तक न्योते किसी को नहीं दिए गए हैं, लेकिन सबको जो भी लोग होंगे पार्टी हाईकमान तय करेगा, उनको जरूर बुलाया जाए। गहलोत साहब और बघेल साहब ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। राहुल जी जाएंगे, राहुल जी, सोनिया जी। आपके सूत्र कहाँ हैं? आप हैं हमारे सूत्र मिस्टर शर्मा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, राहुल जी भी जाने चाहिए, प्रियंका जी भी जानी चाहिए। मैं तो कहूंगा सोनिया जी की तबीयत खराब है, उसके बावजूद उनको जाना चाहिए, क्योंकि सबके जाने से, सबके रहने से, खड़गे जी स्वयं वहां के उस स्टेट के हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी रहेंगे, सब वहीं रहेंगे। एक भ्रम आलोक जी आज आपका तोड़ दूं? बताइए। आपका भ्रम मैं तोड़ देती हूँ। जो आप लोग सूत्र कहते हैं ना, ये कोई बाहरी सूत्र नहीं होता है, आप ही की पार्टी के नेता रहते हैं। जो इस गुट का है वो उधर की खबर देता है, जो उस गुट का रहता है वो इधर की खबर देता है। तो अपने नेताओं को आप संभाल लीजिएगा, तो सूत्र भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, सूत्र होते हैं मीडिया के और होने चाहिए। हाँ, नलिन कोहली जी, और खबरें आनी चाहिए। आप लगाएं यूपी में देरी, दो उप मुख्यमंत्री आपको बनाने पड़े। मुझे आज भी याद है, जब पहली बार बीजेपी की जीत हुई थी, तब योगी जी का चेहरा नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह से झंडा गाड़ दिया था, कूटा गाड़ दिया था कि वही सीएम बनेंगे। असम में क्या हालत थी आप देखिए, कैसे आपको टेम करना पड़ा था वहां की पहले की लीडरशिप को। ये सब भूल जाती है बीजेपी और कह रही है आई नीड चेयर। तो आई नीड चेयर तो हर में है। नलिन साहब। नमस्ते अंजना जी। नमस्कार। पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ, फिर आलोक जी कई चीजें कह रहे थे तो उसका भी जवाब देंगे। ऐसा है अंजना जी, किसी भी ये बीजेपी स्टेट में आपने नाम लिया भी, असम का लिया जाए डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, यूपी का लिया जाए योगी आदित्यनाथ जी है, यहाँ पर कोई अंदरूनी महाभारत तो आपने कभी देखा नहीं, ना आज के दिन भी है। तो कांग्रेस की एक सरकार अच्छी सी चल रही है, 5 साल का महाभारत राजस्थान में। एक और सरकार ऐसा लग रहा है, जो मैं तो मीडिया से ही पढ़ रहा हूँ, इन्हीं के सूत्र हैं जो जवाब दे रहे हैं, इन्हीं के नेता जो है वो मीडिया को बोलते हैं। तो मैं बस यही प्रार्थना करूंगा, एक अच्छी जीत मिली है कर्नाटका में, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। जनता ने उनको बहुत सीटें दी हैं। ये एक अलग बात है कि हमें सरकार नहीं बनी, लेकिन हमारा वोट शेयर वही लगभग 36% के करीब रहा है। जो भी कारण से है उसकी समीक्षा तो हम करेंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो राजस्थान में एक महाभारत रही है 2 नेताओं के बीच, उसकी वजह से राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर और विकास पे क्षति पहुंची है, वो कर्नाटक में ना आए। 40% ये सब जो है, ये चुनाव की बातें थी, अब इनके पास आ गई है कमान। उस कमान के साथ कर्नाटक की जनता की सेवा करें। लोकसभा भी आएंगे, लोकसभा में इनको एक और अवसर मिलेगा देखने के लिए कि किस हद तक इनके साथ वही समर्थन है या नहीं है, वो लोकसभा के समय देखेंगे। क्योंकि मैं इतना ही कह सकता हूं, कर्नाटका का मैं प्रभारी नहीं हूं, वहां मैं एक्सपर्ट नहीं मानता, लेकिन एक मेरे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जब अलग अलग ओपिनियन पोल्स आ रहे थे तो लोकसभा फैक्टर में नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आ रहा था, 43%, 42%, 44%। और दूसरी बात, 36% का 36% लगभग भाजपा का वोट शेयर रहा है। तो जो भी कारण हो उसकी समीक्षा हम करेंगे, लेकिन हम मानते हैं जो जनता ने तय किया उसका अधिकार है, जनता ही जनार्दन है, सरकार अब वहां चलाए। ये जो युद्ध अभी सारा ज्ञान, ये सारा ज्ञान नलिन जी जो आप विस्तृत तरीके से प्रदान कर रहे हैं, ये सारा ज्ञान आपको यूपी, असम में भी याद रखना चाहिए, तमाम राज्यों में याद रखना चाहिए। जब भी 2 नेता रहते हैं, एक पहले से एस्टैब्लिश्ड और एक नया। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पर कौन सा युद्ध चल रहा है बताइए। अरे मैडम आप बताइए, क्या बात आप कर रही हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप और सेकंड में नहीं होता। सोनोवाल जी के बैच में कौन सा युद्ध सर राजस्थान पर आइए। दोनों हमारे वरिष्ठ नेता एक केंद्र में है, राजस्थान पर आइए। एक चल के राजस्थान में हमारी सरकार नहीं, एक अभी तो चुनाव में जाना है, योगी आदित्यनाथ जी के सामने चुनाव में जाना है ना, आपके पास
आपके भी कुछ सूत्र हैं जो कि आप ही के पार्टी के लोग हैं दरअसल, जैसे मैंने आलोक जी का भ्रम तोड़ा वैसे ही आपका भी भ्रम तोड़े, आपकी पार्टी के लोग हैं जो ये बता रहे हैं। किसी सरकार में ठीक है, एक बार प्रश्न सुन लीजिए नलिन जी। छत्तीसगढ़ देखिए, नलिन छत्तीसगढ़ देखिए जी, नलिन जी एक बार प्रश्न सुन लें जी। कि उनकी खबर ये है सूत्रों के मुताबिक कि अब आप लोग भी जो क्षेत्रीय नेता हैं उसको आप प्रबल दावेदार के तौर पर दिखाएंगे और आप उनके नाम पर आगे बढ़ेंगे चुनाव में। राज्यों में आप वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करेंगे, शुरू से ही यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को भी प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे ही हर राज्य में रमन सिंह को चाहे वो हारे हो फिर भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। क्या ये एक तरह का की सबक है जो सबक आप लोगों ने लिया है कर्नाटक से कि हर बार आप सेंट्रल लीडरशिप को नहीं उसके भरोसे रह सकते हैं अगर नाकाम रही हो आपकी राज्य सरकार तो? अब ये सूत्र कांग्रेस के ही होंगे क्योंकि कांग्रेस के ही सूत्र आपने भी बताया ये सारी बातें रखते हैं, वो भी आशा में होंगे कि भाजपा की रणनीति कांग्रेस के कुछ सूत्रधार रखे। ऐसा होगा नहीं। हमारे पार्टी में मैं कह सकता हूं केवल और केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठती है सारे विषयों का निर्णय लेती है और मैं आपसे कह सकता हूं जब भी हमारी सरकार बनी है अंतरूनी युद्ध के कारण वहां कभी आपने और अब ये खबर आ रही है कि जल्द सीएम कौन होगा इस पर ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। यानी अगर इस खबर को ठीक से समझना है तो फिर यूं समझिए कि अगले 2 दिनों तक ऐलान नहीं होगा, यानी डेडलॉक है ये आलोक जी। और ये सूत्रों के हवाले से नहीं खबर आ रही है, अब ये खबर आ रही है ऊपर के कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया है। सिद्धरामैया और शिव कुमार अभी दिल्ली में ही रहेंगे और सीएम पर जल्द ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस। 2 दिन तक ऐलान मुमकिन नहीं है, ये डेडलॉक ही कहलाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं? 2 दिन अगर आप ही के नेता सब जो फोन कर करके बताते हैं। अंजना जी 2 दिन अगर ऐलान ना हो तो डेडलॉक नहीं रहता है। 2 दिन में तमाम चीजें पैरेलल चल रही हैं। 136 विधायक हैं, कोई 2 बार का जीता है, कोई 3 बार का है, कोई 5 बार का है। जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, क्षेत्रवार समीकरण, जिलेवार समीकरण, सारी चीजें देखकर मंत्रिमंडल भी बनाया जाता है। अब बीजेपी की तरह 42 दिन तक मंत्रिमंडल ना बने ऐसा थोड़ी ना करना है मुझे। लेकिन याद आ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले और जो मुख्यमंत्री हार गया वो किसके दबाव में बना, वो सूत्र हमारे भी बहुत कुछ बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, और जिस तरह से वहां 122 नंबर कमरा था वो लखनऊ में पहली मंजिल पर, क्या क्या हुआ वहां पर 7 घंटे, वो हमें भी पता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा आज तक के माध्यम से दर्शकों को और खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि मंथन चल रहा है और अमृत निकलेगा। और अमृत किसके हाथ पे जाएगा वो अभी आलोक जी बताएंगे नहीं, लेकिन इंतजार करना होगा। अनुराग जी, पूरी ताकत झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी। प्लान ये है कि पीएम हर महीने वहां पर जाएंगे। बहुत खुश है अखिलेश जी की कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन यहां बीजेपी ने जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार अब बना ली है आपके उत्तर प्रदेश। वही मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ है, मैं उनको 2 लाइन में बता दूं। बैठे थे जीत का मंसूबा लिए, वो बड़े फक्र से तूफान आके गुजर गया तो पता चला इलाका किसका मजबूत था। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अब चारों तरफ यही होने वाला। मैं बता रहा हूं, अभी आप यूपी पे आएंगे इसलिए कह रहा हूं, वही बता रहा हूं। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर की बात तो करती है, भारतीय जनता पार्टी मेयर की तो बात करती है, लेकिन नगर पंचायत और नगर निकाय में जो नगर पालिका होती है उसकी बात नहीं करती है। नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो 90 में से 64 हार गए ये। इनके पास मात्र 26 आई है जिसमें बड़े बड़े नेता पश्चिम से आते हैं। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों भाई, क्यों नहीं चर्चा करना चाहते आप? 544 में से आप 202 निर्दलीय आए हैं, 90 समाजवादी पार्टी आई, आप कहां हैं? इस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों भाई? आप नगर पंचायत और नगर पालिका पे तो कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक आप अगर बात करते हो मेयर की भी, मेयर में पहले आप आराम से, जब आप, चूंकि समाजवादी पार्टी को हमेशा गांव की पार्टी मानी गई थी, शहर की पार्टी तो आप मानते ही नहीं थे। आज समाजवादी पार्टी शहर में 10 जगह पे आपको कड़ी टक्कर दी है, आपको जीतने में मुश्किल हुई है, जब पहले आसानी से आप जीत जाया करते थे। इसके मतलब आप, हमारा वोट परसेंट बढ़ा है। और जहां जहां आपने इतना अपना प्रशासन का दुरुपयोग किया
कहीं हमारे प्रत्याशी को आपने जाने नहीं दिया। प्रत्याशी किस तरह से बुलंदशहर में देखा होगा, महिला प्रत्याशी समाजवादी किस तरह से रो रही थी, किस तरह से आपने 8 वोट 9 वोट की रात भर तक बैठाए रखा काउंटिंग के लिए। तो आप जो कुछ भी आपने किया, साम दंड भेद जो आपने अपनाया, उसके बावजूद भी कर्नाटक में साम दंड भेद किया कि नहीं? इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पे विधानसभा का चुनाव था। जब लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा में नहीं चलता है, रिकॉर्ड करके रख लें। आप नोट कर लीजिए इनका साम दाम दंड भेद विधानसभा में नहीं चलता है। नोट कर लीजिए 2024 में भारतीय जनता, ठीक है, सुन लीजिए 2024 लोकतंत्र जिंदा है। मैं बता, लोकतंत्र है, क्यों नहीं है? लोकतंत्र है तभी तो हम लड़ पा रहे हैं, वरना तो इनकी तो कोशिश यही रहती है कि लोकतंत्र ना रहे। इसलिए तो मैं कहता हूं 2024 में बीजेपी, नलिन जी बैठे शायद, नलिन जी 2024 में बीजेपी गयो, ये आप मान लो बीजेपी गयो, इसलिए बीजेपी का कहीं कुछ होना नहीं है। बीजेपी बड़े सभ्य आदमी हैं, वकील साहब हैं तो नलिन जी, तो मैं उनसे क्या कह रहा हूँ, गयो लयो करिएगा। गयो मतलब भाषा में, अगर मैं अपनी भाषा में कहे बीजेपी गयो तो गयो, अच्छा लगता, नहीं बीजेपी गयो तो गयो, उसमें क्या, वो भी मानते हैं गयो, वो थोड़ी कह रहे हैं कि आयो, वो खुद ही कह रहे हैं कि गयो। राजस्थान में जहाँ दिक्कत ये है नलिन जी भले आदमी है लेकिन वो गलत पार्टी में है। नलिन जी बहुत अच्छा समय है, अभी आप इधर उधर निकल लीजिए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो समय है, चूंकि वो जनता के मुद्दों की बात करते नहीं है। आप तो भले आदमी, आप तो जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के मुद्दों पे बात कर रहे होते हैं। तो आज जो कर्नाटक में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में वोट परसेंट समाजवादी पार्टी का बढ़ा, नहीं बढ़ा होता। जवाब दीजिए, इसके बाद आ रही हूँ वाजपेयी जी और अनुराग जी। बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपने अभी जो है 2024 की भविष्यवाणी कर दी और कह दी बीजेपी गयो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2018 में भी आपने ऐसी ही भविष्यवाणी टीवी के किसी चैनल में हम बैठे थे तो कहा था, याद रख लीजिए कि 19 में भाजपा नहीं आ रही, नरेंद्र मोदी जी नहीं आ रहे, वो आए, जनता तय करती है। स्टूडियो में बैठे ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, तो जनता पे छोड़ दीजिए ना। अभी आपने टक्कर दी, बड़ा दिक्कत हुआ, ये हुआ, भाजपा के मेयर बने तो सही। तो देखिए ऐसा है, प्रयास करिए, अधिकार है। बाकी आपने मेरे लिए अच्छे शब्द कहा कि मैं सभ्य हूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं कोई ऐसे बहती गंगा में एक बाल्टी पानी ले लूं उस टाइप का नहीं हूं। मैं शांति से अपना काम कर रहा हूं, आप अपनी चिंता करिए ना। आप जो है अरे मुझे आपकी चिंता है भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ भविष्यवाणी मत दीजिए। 19 की आपकी भविष्यवाणी गलत हुई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको 2 बार ऐसे भविष्यवाणी करके लोग कहें कि अनुराग जी की शब्द ऐसे ही होते हैं। तो मैं आपकी चिंता करते हुए कह रहा हूँ, प्लीज जनता पे छोड़ दीजिए। मोदी जी जनता के सामने जाएंगे, जनता तय करेगी। समाजवादी वो पार्टी है जैसे फूंक मारने से दिया तो बुझ जाता है, अगरबत्ती नहीं बुझती है। ये महकते हुए लोग, महक को आप नहीं कभी बुझा सकते, आप महक नहीं बुझा सकते, दिया बुझा सकते हैं। इसलिए आपको, हम समाजवादी लोग हैं जो समाज के अंदर में महक की तरह है, लोगों को खुशियां देते हैं, लोगों को समृद्धि देते हैं, विकास की बात करते हैं, नफरत की राजनीति नहीं करते। हम नफरत की बात नहीं करते। कमंडल मैं बता रहा हूँ आपको, चरनामत, अम्मा, कमंडल, अगरबत्ती, मंदिर, ये अच्छे शब्द है। तो मुझे आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये शब्द सुनते हुए बहुत सभ्य और धन्य लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। क्योंकि ये सारे शब्द किसी जमाने में समाजवादी साल पहले बड़े कठिन शब्द थे टीवी पर बोलने के। ये आज मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे आपने इस तरह की धन्यवाद कर रहा हूँ। आपकी शब्दावली बदल रही है, प्यार मोहब्बत की बात। ठीक है, अगरबत्ती पर 2 मिनट बात हो गई, अब रुक जाइए। वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि 24 में अब सफाया हो जाएगा बीजेपी का, उधर वो कह रहे हैं कि कर्नाटक की जीत ने रास्ता दिखा दिया है। अभी सीएम भी चुनना है लेकिन फोकस इनका भी अब 24 पर ही है। ऐसा है अंजना जी, अनुराग बाबू ने आज एक अच्छी बात ये मानी है कि लोकतंत्र देश में जिंदा है। अभी तक तो ये दवाई दे रहे थे कल तक तो कि लोकतंत्र गया, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन आज इन्होंने मान ली हकीकत, लोकतंत्र बाकायदा जिंदा है। अब दूसरी बात जहां तक कर्नाटक का है ना अंजना जी, कर्नाटक में ये परंपरा रही है, पिछले शायद 35-40 साल हो गए, ये परंपरा है कि एक बार दूसरी, एक बार दूसरी, और बीजेपी का वोट तो इंटैक्ट है। तो अभी नलिन जी ने भी बताया कि इंटैक्ट है बाकायदा। तो ये हार जीत तो चलती रहती है। क्या एक विधानसभा चुनाव से लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट की भविष्यवाणी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। पिछली बार 19 में याद करो, राजस्थान और उधर बाकी सारे स्टेट हारे थे, लेकिन उसके बाद लोकसभा में क्या हुआ? तो हमारा कहना यह है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उनके सामने सबसे बड़ी पहली हर्डल विपक्षी पार्टियों के सामने यह है कि उनके सामने कौन सा पहलवान उतारोगे।
वो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। और अभी कल ही स्टेटमेंट ममता जी की आई है और अखिलेश जी की आई है, वो तो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि भैया हमको सपोर्ट करो, हमारे राज्य की तरफ नजर न लगाओ। तो कैसी होगा? ये सारी पार्टियां जो हैं, चाहे शरद पवार हैं, चाहे ममता जी हैं, चाहे वो केसीआर हैं, चाहे और उधर वो रेड्डी साहब हैं, ये सब कांग्रेस से निकली हैं और कांग्रेस का वोट बैंक ही ले गई हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ये है कि कांग्रेस पार्टी कैसे रिवाइव होगी। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगी 543 सीटों पे, और अगर विपक्षी जो रीजनल लीडर है वो लड़ने नहीं देंगे, तो काहे की एका का कहना तो बड़ा आसान है कि एका हो जाएगा, और मैं तो इससे आगे भी जाता हूं कि एका होने से भी क्या हो जाएगा। यूपी में एका हुआ था ना, वो मायावती, अखिलेश राहुल, दो भाई, सब चीजें हो चुकी है, उसका भी परिणाम नहीं आता। तो ठीक है, विपक्षी पार्टियां हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सारी बातें करने का अधिकार भी है, लेकिन हमारा ये मानना बड़ा तय है कि 2024 आ रहे हैं और उनके सामने चेहरा नहीं है, नंबर 1, और उनकी जब विकास पे चलेगी, अभी आप ही ने बताया कि सूत्र बता रहे हैं कि नीतियां चेंज कर रहे हैं, दुबे जी का तो विकास का एजेंडा नंबर 1 रहेगा। मोदी जी तो हमेशा ही कहते हैं। और दूसरा ये रहेगा, जो सबक इन्होंने कर्नाटक से लिया होगा उसको लागू करेंगे। आलोक जी से निवेदन है कि हमारी बातों को ये कह के रिजेक्ट न करें, ये कह के ऑब्जेक्ट न करें कि हमारी छोटी पार्टी है, हमको हक ही नहीं है बोलने का। कम से कम इस बात को और चीजों को समझे कि कहां 24 में जा रहे हैं। आप हमेशा यही करते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा सलाह देने की कोशिश की है। हमारा मानना बड़ा साफ है, हमारी पार्टी का मानना बड़ा साफ है कि मोदी जी के सामने कोई चलने वाला है नहीं और कोई एका नहीं होगा। और सबके अंदर दिल में, किसी नेता का आप नाम ले लो, प्रधानमंत्री की वो छिपी हुई है लालसा कि नीतीश बाबू हैं तो मैं बन जाऊं, ममता जी हैं तो मैं बन जाऊं, शरद पवार जी हैं तो मैं बन जाऊं, अखिलेश जी भी सोचने लग गए हैं कि मैं बन जाऊं। तो कैसे चलेगा ये मामला? ठीक है, मैं सबसे ये बात सही है कि अगर ये इकट्ठे होकर 1 to 1 कर ले, ठीक है अरविंद जी, 1 to 1 कर ले, तो स्थिति का क्या परिणाम होगा वो अभी नहीं आंका जा सकता, लेकिन किसी हद तक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। सपना देख रहे हैं आप लोग, मोदी के मुकाबले कौन उतरेगा मैदान में, ये पूछ रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, ये कह रहा था कि देखिए, जब उचित समय आएगा तो हम चेहरा भी बता देंगे। आज उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है विपक्षी एकता के जो हमारे परिवार हैं उसमें समन्वयता बैठानी। और आप देखिए कि 2 दिन पहले ही आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कहा कि कांग्रेस को हम उचित सम्मान देंगे जिसकी हकदार कांग्रेस है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी से सहमत है, नीतीश जी आरजेडी के साथ हैं। दुबे जी, अधीर रंजन जी क्या बोले उसके बाद पता है आपको? जब ममता दी ने कहा कि 200 सीटों पर तो वो आगे हैं, यानी नंबर 2 पे थी, एक बार वो नंबर्स दिखा दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती थी, तो लगभग 209 सीटें हैं जिसमें वो नंबर 2 पर रही थी। ममता दी ने उन्हीं सीटों का जिक्र किया, लेकिन कहा फिर बंगाल में कांग्रेस पीछे हट जाए, यूपी में अखिलेश चाहते हैं कांग्रेस पीछे हट जाए, जिसके लिए तैयार नहीं अधीर रंजन जी। उन्होंने कहा ये कर्नाटक का साइड इफेक्ट है जो दीदी ऐसा बोल रही है। अंजना जी, आज तैयार नहीं है ना, यही तो बात हो रही है। वर्तमान में तैयार नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं कि भविष्य में भी नहीं होंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा हम सबको उम्मीद है कि हमारी जो विपक्षी एकता है वो और मजबूत होते जाएगी। और उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट है। लोगों को उम्मीद जाग गई है कि भाई मोदी जी और बीजेपी को भी हराया जा सकता है यदि सब एक मंच पर आ जाए। और यही लड़ाई देखिए आप अब महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और एक तरफ महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी की तुलना में बीजेपी का कोई अर्थ नहीं है। हम बहुत बड़ी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कर रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 दिन का हॉल्ट करना पड़ रहा है। ये गजब बात है कि वो यहां आकर बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मतलब आप देखिए कि कितने डरे हुए, कितने भयभीत हैं। जिन्हें प्रदेश के अध्यक्षों से मीटिंग करनी चाहिए वो बूथ पर कूद पड़े हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी स्थिति इस समय बहुत मजबूत है, आने वाले समय में और भी मजबूत मीटिंग करते हैं। उद्धव जी बूथ वालों से नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, लेकिन वही तो कह रहा हूं कि मिलते हैं क्योंकि हमारे पास इतने नेता हैं कि हर बूथ का नेता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं बूथ वालों से? वो प्रदेश अध्यक्ष से सिर्फ मिलते हैं या बूथ वालों से मिलते हैं उद्धव जी? बूथ, हमारे यहाँ बूथ को गट प्रमुख कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में गट प्रमुख जो होता है वो इतना मजबूत होता है कि उद्धव जी उसको नाम से जानते हैं, शाखा प्रमुख को नाम से जानते हैं।
कभी ये जरूरत नहीं पड़ती, वो रोज हमारे संपर्क में होते हैं। हाँ। लेकिन हैरानी तब होती है जब बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी आकर 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ लगाती है। दुबे जी बोल क्या रहे हैं? मतलब उद्धव जी मिले तो ठीक है, सबको नाम से जाने तो ठीक है, और नड्डा जी ना जाने, मतलब ये क्या दलील है? नहीं, ये दलील नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी। एक और बड़ी खबर आ रही है लॉटरी में आपके पास। शिव कुमार, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया को बयान देने से मना किया गया है। लीजिए आलोक जी, आपकी चिंता, आपकी जो चिंता थी उसी से चल रहा है पूरा मामला। आपने कहा ये इधर के सूत्र उधर के सूत्र, बंद करो सारे सूत्र। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया को बयान देने से ही मना कर दिया गया। कहां बयान दे रहे हैं दोनों? इसीलिए तो सूत्रों के हवाले से खबर फैलानी पड़ रही है। सभी विकल्पों पर विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी। कहा जा रहा है कि सोनिया जी ने कहा है कि 2.5 साल दोनों को दे दिया जाए। जो पहले रहे वो 2 साल रहे, बाद वाला 3 साल रहे। डीके कह रहे हैं पहले वाले 2.5 साल मुझे दे दीजिए। कुछ तो प्रकाश डालिए सर। दोनों कुर्सी, ये वाली फोटो तो इतनी वायरल हुई है, पूछिए मत आलोक जी। दोनों ने कुर्सी पर पड़े हुए पेपर को क्या देखा, लगा कि बस। ये वाली भी वायरल हुई है। हाँ, ये वाली भी वायरल हुई है एकदम। हाँ जी, लेकिन मुझे लगता है सोनिया जी ने किसी तरह का कोई सुझाव नहीं दिया, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी चीज ये है कि बयान देने की जहां तक बात है, जब आप ही कह रहे हैं कि बयान दे ही नहीं रहे थे, तो रोकने की आवश्यकता कहां से पड़ेगी? तो अपने सूत्र से पूछिए, वो तो बयान ही नहीं दे रहे थे। तो सिद्धारमैया जी ने दिया था ना, सिद्धारमैया जी दे रहे थे, वो तो इंटरव्यू भी दे रहे थे सर। नहीं, देखिए इंटरव्यू देना और वो चीजें अलग दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे साथ, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं सीएम बन रहा हूँ। 105 से ज्यादा विधायक है, 130 विधायक हैं जी। सिद्धारमैया जी इंटरव्यू दे रहे थे। किसी ने दूसरे के खिलाफ नहीं बोला, और विधायक तो सभी के पास हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सीएलपी लीडर थे। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी इनमें 2+2 की गुंजाइश। हम लोग बोल रहे हैं। अब मैं आता हूँ वाजपेयी जी के ऊपर। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि साहब हमारी छोटी पार्टी है। भाई छोटी किसने किया आपको? बीजेपी ने तो 4 सांसद आपके तोड़ के ले गए। अभी भी आप बीजेपी की माला जप रहे हैं। खैर चलिए, फिर आया 4 लोगों ने बयान दिए, 4 नेताओं के बड़े नाम दिए, चारों ने मना किया कि हम पीएम के कैंडिडेट नहीं हैं। फिर बात आई चेहरे की, सब पूछ रहे हैं मोदी जी के पैरेलल चेहरा कौन होगा, और वाजपेयी जी वकालत कर रहे हैं। वकील साहब पीछे हैं, नलिन भाई। बीजेपी कह रही है मोदी जी का चेहरा हटाओ, मोदी जी के चेहरे से अब नुकसान होने लगा, अब क्षेत्रीय चेहरों को लेकर आओ। और वाजपेयी जी कह रहे हैं मोदी जी के पैरेलल कौन है? पहलवान। अरे भाई पहलवान तो इस लोकतंत्र में जनता है। ये तो नलिन जी ने अभी कहा। मुझे लग रहा है कि वाजपेयी जी बीजेपी वालों को आजकल ठीक से सुन नहीं रहे। आज का जो समय है, आप देखिए एनडीए वर्सेस यूपीए। यूपीए में कितने लोग थे? उसमें पार्टियां जुड़ी। एनडीए में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर चली गई। इनके जो बहुत पुराने एलाइज थे वो भी छोड़कर चले गए। और उसका सीधा सीधा कारण ये था कि बीजेपी ने किसी को भी ठगने से नहीं छोड़ा। बीजेपी ने हमेशा अपने एलाइज को बैसाखी बनाया और फिर उसके बाद उनको साफ कर दिया। चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली हो, चाहे जेडीयू हो, कोई पार्टी ले लीजिए आप। तो आने वाला चुनाव जनता वर्सेस मोदी जी की गलत नीतियां होगा, और जनता जाग चुकी है। आप देखिए आज के पैनल में अंजना जी जैसे बीजेपी हारी है, डिबेट्स का कल्चर चेंज हो गया है। नलिन भाई तो खैर वैसे सभ्य हैं, लेकिन आज देखिए कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। बीजेपी को हराओ, झगड़ा मिटाओ। बीजेपी को हराओ, महंगाई मिटाओ। बीजेपी को हराओ, भाईचारा बढ़ाओ। और अब तो पूरा देश कह रहा है कि कर्नाटक ने कमाल कर दिया। कर्नाटक ने सिद्ध कर दिया कि कमल का फूल और हमारी भूल। कमल का फूल अब जो भूल हो गई थी। ये भी आलोक जी कि आप लोगों का खींच वाला फेस खत्म हो गया है, जो हर किसी पर गुस्सा उतारते चलते थे, एंकर्स पर भी कूद बरस पड़ते थे। हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम उसके बाद थोड़ी सी विनम्रता आप में भी आई है, और आप लोग हर चीज पर सवाल जवाब का सामना। ये सच है सर, आलोक जी ये सच है। वरना आप लोग एंकर्स पर इस तरह से बरसते हैं, रिपोर्टर्स पे बरसते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आप जीते हैं, उसका श्रेय आपको दिया जा रहा है, तो थोड़े आप लोग विनम्र हैं। ये देखिए जहां पर जो जीतता है उसकी वैसे बात होती है। हाँ, मीडिया के साथियों में भी विनम्रता दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो जहां वो दिखाई देनी चाहिए। हारने वाले अगर खींच दिखाए तब दिक्कत होती है, वो उससे बचना चाहिए। आपकी बात सिर आंखों पर। मैं एक सेकंड वो हाथ एक बार नलिन जी को और अनुराग जी को दिखा दीजिए। नलिन जी जवाब दीजिए जो तमाम बातें उन्होंने कही। हाँ, मैंने सुना आलोक जी ने मेरे मित्र हैं वैसे तो, पर उन्होंने एक अद्भुत बात कही कि बीजेपी को हटाओ और झगड़ा हटाओ।
मतलब ऐसा है जो स्नेह है इस वक्त और स्नेह वर्धन जो चल रहा है डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी के बीच, मतलब ये इनका एक नया मॉडल है कि ये सिर्फ स्नेह कहते हैं, झगड़ा नहीं। ऐसे ही राजस्थान में जो दो वहां मंत्री है, मुख्यमंत्री और एक और मंत्री है वरिष्ठ मंत्री, इनके बीच में जो स्नेह है वो झगड़ा नहीं है। जो 5 साल से हम सुन रहे हैं वो स्नेह है। तो कांग्रेस की परिभाषा बड़ी अद्भुत हो गई है, जहां झगड़ा होता है उसको स्नेह कह दीजिए तो उम्मीद है कि अब स्नेह हो जाएगा। कौवे को मोर कह दीजिए तो मोर बन जाएगा। दूसरी बात कि एक ये और अद्भुत बात है कि इन्होंने एनडीए के पूरा इतिहास को कर दिया। इस इतिहास को नहीं बताया कि 89 में पूर्ण बहुमत की सरकार गई, 30 साल के बाद मोदी जी, मतलब 84 की सरकार थी, 30 साल बाद 14 में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। जनता ने वापस पूर्ण बहुमत के सरकार को मोदी जी के चेहरे पे, उनके काम पे वापस चुना। एनडीए की ये बात नहीं कहेंगे। फिर कहा उन्होंने कि देखिए हम क्या करते हैं अपने अलाइज के साथ। बीजेपी ने किसी अलाई को नहीं छोड़ा। शिवसेना हट गया, हमने नहीं हटाया, वो हट गया। जेडीयू अपने से हट गया, अकाली अपने से हटे, और उसके बाद आप देख लीजिए कि शिव सैनिक शिवसेना से हट गए, असली शिवसेना दूसरी तरफ होगी। तो आप देख लीजिए। और जेडीयू में नीतीश जी भाजपा को त्याग के, जिसको गुंडा राज, जंगल राज कहते थे, उसको अब स्वीकार लिया। तो ये सारी राजनीतिक बातें आप राजनीति करिए, लेकिन इसको ऐसा ट्विस्ट मत दीजिए जो जनता आप पर हंसे। देखिए कमाल की बात है कि भारतीय जनता वाजपेयी पार्टी जी की उस इतने बात पर जवाब दीजिए जवाब दे जिसमें रहा वो कह रहे हैं कि जितनी पार्टियां उतने पीएम फिर बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं उनको जवाब, देखिए उनके साथ दिक्कत है कि उनको बीजेपी के लिए कुछ बोलना है, इसलिए बोलते रहते हैं। शायद ये देश हमारा है, हिंदुस्तान है, यहाँ हम सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं। हमारा मतभेद हो सकता है, किसी बात पे होगा ही मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम मनभेद नहीं रखते किसी के साथ में। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि झगड़ा, अरे भैया आप जितनी चिंता हमारी करते हो या विपक्षी नेताओं की करते हो, पार्टियों की करते हो, इतनी चिंता अगर आपने जनता की कर ली होती, अपनी डिबेट में अगर जनता की समस्याओं की बात की होती, तो शायद आपको ये दिन ना देखना पड़ता। इस तरह की चिंता आपको नहीं होती। समस्या है कि आप हमारी चिंता ज्यादा करते हो। भैया हमने आपको नहीं चुना था, आपको जनता ने चुना था, और जनता के बारे में आप एक शब्द नहीं बोलना चाहते। उसके यहाँ पार्टी में क्या हो रहा है, उसके दल में क्या हो रहा है, कौन उसके दल में आ रहा है, कौन उसके दल में जा रहा है। इसलिए टाइम खत्म हो गया, इसलिए सत्ता आपको नहीं मिली। आप जनता की चिंता कीजिए। और विपक्ष राष्ट्र के मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे हमेशा एक दिखाई देगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, इस मुद्दे पे राष्ट्र और सारी पार्टियां एक साथ दिखाई देंगी। छोटा सा जवाब बस नलिन जी, 2 लाइन का। एक लाइन में कह रहा हूं, 2 बार चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, इनकी बात जनता नकार रही है और ये मानते भाजपा नहीं कर रही है, जिसको जनता आशीर्वाद दे रही है। ठीक है दुबे जी, आपके साथ आनंद से बात करने का और भी बहुत मौका आएगा। आप थोड़ा सा आज आपको कम टाइम में दे पाई। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल कर्नाटक पर देश की नजर टिकी हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री पद एक है, दावेदार 2 हैं, दाव अनेक है। देखते रहिए।